नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आज जो खास एंकर हैं हमारे साथ, उनका मैं आपको परिचय दे देता हूं। न्यूज़ इंडिया की एंकर हैं चारुल शर्मा जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक न्यूज़ फील्ड में आने का सपना हर लड़की का, जैसे कि मैं मेरठ से आती हैं और मेरठ एक छोटे शहर से उठ के एक एंकर बनना कैसा टफ कार्य होता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच अमर, और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उन्हें मेरा प्रणाम। जैसे आपने कहा कि मेरठ जैसे छोटे शहर, मैं बताना चाहूँगी अमर कि मेरठ में हम लोग बाद में आके बसे। उससे भी एक बहुत छोटा सा गांव है जरगवां, मैं वहाँ से हूँ, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ था। जरगवां के बाद पापा की, क्योंकि जो पोस्टिंग की जॉब थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है, तो उसके बाद हम लोग मेरठ में आए थे। मेरठ में मैंने एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। बचपन से ही, नर्सरी से ही मेरा दोबारा एडमिशन हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की। यहाँ से ही मेरठ से मैंने मेरठ पब्लिक स्कूल में स्कूलिंग की थी अपनी, और उसके बाद IIM के कॉलेज में गई, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो करियर पर पहुंचने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूं। मार्शल आर्ट्स में मैंने काफ़ी एक वक्त दिया है। नेशनल्स में मेरे 5 बार मेडल थे मार्शल आर्ट में। और इसके साथ ही मेरे फादर जो हैं वो एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, नेहरू युवा केंद्र, उसमें जॉब करते हैं। तो स्पोर्ट्स की एक प्रेरणा जो थी वो हमें वहीं से हमेशा मिली। मेरी सिस्टर भावना शर्मा हैं जो खुद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, मार्शल आर्ट्स में है वो भी। और जो मेरी बड़ी बहन है रिया शर्मा, वो भी NCC में B सर्टिफिकेट होल्डर रही हैं। मदर मेरी हाउसवाइफ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आगे बढ़ाने में मेरे फैमिली में कभी लड़कियां बाहर जाके जॉब नहीं करती थी। मेरी जो दोनों बहनें हैं उन लोगों ने मेरठ में ही जॉब की, लेकिन घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, इसलिए एक विश्वास जो था फैमिली ने वो जताया और आगे बढ़ने का मौका दिया। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी बातें भी हुई कि बेटी है, बाहर क्यों जा रही है जॉब करने के लिए। और शुरुआत में मैंने भी मेरठ में जो चैनल्स थे उनमें जॉब करी। सिटी हलचल से मैंने शुरुआत की थी, जो कि वहाँ का लोकल चैनल है। वहाँ पर अभिषेक शर्मा सर थे जिन्होंने मुझे समझाया, बहुत सारा सपोर्ट किया। वो आज न्यूज़ नेशन में है, मेरठ से एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर एक इंडिया क्राइम चैनल आया था, उसमें मैंने जॉब की, वहाँ पर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। फिर मैं हिंदी खबर आई, हिंदी खबर के बाद मैं नेशनल वॉइस गई, उसके बाद मैं सहारा समय भी गई, जहाँ पर मैंने 4 साल जॉब की है। और अच्छा, सहारा के बाद फिर अब न्यूज़ इंडिया। अच्छा चारुल, आपने इतना सफ़र तय किया, मतलब 6-7 साल का सफ़र होगा, जैसे आप बता रही हैं, 6-7 साल का सफ़र तय करके यहाँ तक आई। इन 6-7 सालों में बतौर एक महिला, पुरुषों को भी दिक्कत आती है पर पुरुष टैकल कर जाते हैं, महिला ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशन होती हैं, तो क्या ऐसी कोई दिक्कत आती है कि मतलब कभी लगता है कि मैंने इतने इंटरव्यू लिए हैं अभी तक, जितनी भी महिलाओं से बात की है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा होगा जिसमें उन्हें लगा कि रिपोर्टिंग लाइन, मीडिया लाइन छोड़ दूँ? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखो, ऐसी तो मेरे मन में लगता है कि कभी ऐसी मंशा नहीं आई कि किसी वजह से मुझे लगा कि मुझे मीडिया को छोड़ देना चाहिए, रिपोर्टिंग छोड़ देनी चाहिए या फिर एंकरिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं इमोशनल हूँ। अगर मुझ पे कोई चिल्ला देता है तो मैं रोने ज़रूर लग जाती हूँ। वो तो हर लड़की का नेचर होता है, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए है क्या कि लड़कियाँ, महिलाएं बहुत सॉफ्ट होती हैं दिल से। और जैसे बहुत लड़कियां इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड होती हैं कि अगर उन पर कोई चीखे या गुस्सा करे तो वो उस वक्त स्ट्रॉन्ग रहती हैं। मेरे साथ वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। कोई मुझ पर चीखता है या चिल्ला देता है या गुस्सा कर देता है तो मैं तुरंत रोने लग जाती हूँ। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए, मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं और चिल्लाने पर रोती हैं, हालांकि चाहे तो हद्दी वद्दी एक कर दें सामने वाले की, वो सीनियर्स के साथ नहीं कर सकते ना। ये भी बात सही है। अच्छा, देखिए, साथ वाले से आप लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीनियर गुस्सा करता है तो आप उन्हें जवाब भी नहीं दे सकते हैं, आप अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप जवाब देंगे तो ये होगा कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब बात मुझे लगता है कि ठीक है अब नॉर्मल है तो मैं अपनी बात जाके रख देती हूँ, पर मुझे उस वक्त के लिए तो बुरा लगता ही है ना जब मुझ पर चलाएगा। चारुल, आपकी जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, 6 बजे आपको कैमरे पे आ जाना है, टीवी पे दिख जाना है, तो कैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट वाले एंकर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स की
आपका दिनचर्या क्या होता है? सुबह कितने बजे उठते हैं और शाम तक कितने बजे वो सोते हैं? आपने कोई मिल गया मूवी देखी थी? उसमें एक डायलॉग था ऋतिक रोशन का, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब भी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो बहुत ज़्यादा टफ होता है अमर, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जब सुबह उठना होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद एक बार आप उठ के कैब में बैठ गए, मेकअप रूम तक पहुंच गए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब तक आप बैठते नहीं हैं, उठ के नहीं आ जाते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा नींद जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और अभी फ़िलहाल तो देखिए मॉर्निंग शिफ्ट है, हालांकि कुछ समय से मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, उससे पहले मेरी जनरल शिफ्ट होती थी या इवनिंग शिफ्ट होती थी। मतलब 9 से 6 और 2 से 10 से 7 वाली शिफ्ट हाँ। थी, या फिर 1 बजे से 11 वाली शिफ्ट थी। अभी बस क्योंकि शिफ्ट्स का क्या होता है कि रोटेट होती रहती है, किसी एक व्यक्ति को ये कंप्लेन ना रहे, शिकायत ना रहे कि आप हमने सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में रखते हैं। तो शिफ्ट क्या है, रोटेशनल प्रोसेस होती है मीडिया में, ये सबके साथ होता है, शिफ्ट चेंज होती रहती है। फिलहाल मेरा बैड लक है मॉर्निंग शिफ्ट वाला। अच्छा, मतलब आप पूरे दिन काम करके, या ऐसा कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप रिपोर्टिंग एंकरिंग कर रही हैं, उसके बाद आपको बाहर जाना है, तो वो कैसे उसका प्रोसेस चेंज होता है? क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है कि आज तो मैं स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करनी है, और अच्छा कैसे बोलते होंगे कि चारों आपको बाहर जाना है रिपोर्टिंग करने फिल्म, तो वो कैसा, उसको कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगी अमर कि एक रिपोर्टर या फिर एक एंकर मेंटली हमेशा अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखता है कि उसको कभी भी फील्ड में जाना पड़ सकता है। जैसे रिसेंट आपको याद होगा कि मथुरा में जब केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि मंदिर बन सकता है, जी, या जी। अब मथुरा की बारी है, तो उसके बाद मुझे याद है कि मैं 1 बजे का बुलेटिन कर रही थी, और जब मैं बुलेटिन से निकली हूँ तो मैंने 1:30 बजे का मैसेज देखा था, 1:30 बजे कि 1-1:15 बजे मैसेज ड्रॉप किया गया था कि चारों को मथुरा मूव करना है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा से प्रिपेयर रहते हैं कि आपको कभी भी स्टूडियो छोड़कर फील्ड में जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हर एंकर, हर रिपोर्टर रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप रिपोर्टिंग करती हैं, एंकरिंग करती हैं, अभी कोरोना के केस दोबारा से अपने रफ्तार पर हैं, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, तो कैसे, मतलब आप रिपोर्टिंग करने जाती हैं तो किन किन चीज़ों का आप बतौर रिपोर्टर, क्योंकि फील्ड में हैं तो एक रिपोर्टर हैं, स्टोरी में एक एंकर, बतौर रिपोर्टर किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? क्योंकि आपको लोगों से सवाल जवाब भी करने हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करना है, और विदाउट क्लोज जाए इंटरेक्ट नहीं हो सकता, तो किन चीज़ों का आप पहले ध्यान रखती हैं, और क्या क्या आप प्रिपरेशन लेती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मास्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मीडिया में जॉब करते हैं आपको बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं मिलते हैं, आप छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, रेगुलरली बीमार नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि आप कमज़ोर हैं। इसलिए जब आप फील्ड में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हम बात कर लें सैनिटाइज़र, क्योंकि वो भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसको भी अपने साथ रखें, क्योंकि जब भी आप जाते हैं, सपोज़ आपने किसी भी जगह को टच किया है या फिर अननोइंगली आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिससे आपको लगता है कि उसको किसी भी तरह का संक्रमण हो सकता है, सपोज़ कोई आपके सामने स्नीज़ कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हैं या वो आपके आसपास खड़ा है, क्योंकि कोरोना को लेकर आपको याद होगा WHO ने कहा था कि एक ऐसा संक्रमण है जो हवा में भी फैलता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पास सैनिटाइज़र रखें। आप जहाँ पर बैठ रहे हैं उस जगह को बैठने से पहले एक स्प्रे सैनिटाइज़र होता है, आप उस जगह पे सैनिटाइज़ कर सकते हैं बैठने से पहले। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखने की कोशिश हम सभी करते हैं, हालांकि मीडिया पर्सन्स को इस बात को लेकर भी बहुत बार ट्रोल कर दिया जाता है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा या आपने उससे पास जाके सवाल कर दिया। तो एक रिपोर्टर, एक एंकर, एक मीडिया पर्सन खुद इस बात का ख्याल रखता है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, या फिर जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, इनका वो खुद से पालन कर पाए। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब आप छोटे चैनल में थी, बड़े चैनल में आने का सपना हर किसी का रहता है, बतौर एंकर, बतौर रिपोर्टर, क्या फील्ड में ऐसा कभी वाक़या हुआ है कि आप अपने उस चीज़ को लेके रिग्रेट करती हूँ कि मैं अगर आज फील्ड में ना जाती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता? नहीं, अभी तक तो भगवान की दुआ से कभी नहीं आया है कि मेरे को ऐसा कभी फील हो कि नहीं, मुझे इस रिपोर्टिंग को नहीं जाना चाहिए था। अभी तक की जो मेरी मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मैं जब भी गई हूँ तो मैं कुछ सीख कर ही ज़रूर वापस आई हूँ। तो अभी तक का जो मेरा तजुर्बा है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत बार फ़ैन मोमेंट मैंने फ़ेस किया है, जैसे जब नोएडा के DM हैं सुहास सिलवाई, जब वो वापस आए थे पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर,
तो रैंडम मुझे एक लड़की ने आके बोला था कि आप चारुल दीदी हैं, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, आपकी फ़ैन हूँ, और उसने मेरे साथ पिक क्लिक कराने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे वेट भी किया था, जिसका मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि वो इतना वेट करेगी, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग पहले अपना इंटरव्यू क्लियर कर लें, हमारा जी, डीएम सर जी। से टिक टैक हुआ। तो कभी कभी बहुत बार ऐसे मोमेंट होते हैं, फ़ैन मोमेंट, जो आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत है उसका अच्छा फल मिल रहा है। मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बट एक होता है ना कि आप एक रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपकी झड़प भी हो जाती होगी कई बार कि हाँ, ऐसा होता है। आप रिपोर्टिंग करने गई हैं, कोई होता है भीड़ में अक्सर लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि एकदम से चल रिपोर्टिंग छोड़ के गुस्सा आया हो कि जड़ ही दूँ इसको, अब हो गया बहुत रिपोर्टिंग के बाद में? एक बार ऐसा हुआ था जब मैं हाथरस में रिपोर्टिंग कर रही थी। हाथरस का एक रेप केस जो था वो जी, बहुत जी, ज़्यादा जी, फेमस जी। हुआ था। तो जो विक्टिम थी हम उनके घर पे थे, और वहाँ पे जो विक्टिम फैमिली थी, मैं उनकी भाभी से बात कर रही थी। मैं इसे होल्ड कर लूँ? नहीं, नहीं, आप बात बोलिए। तो मैं उनकी भाभी से बात कर रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी, एक जी, जी, रिपोर्टर बिल्कुल। है एक चैनल की। उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़े से साइड हो जाइए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। अब मैं इस चीज़ पर मेरठ वाला जो खून है वो तो एकदम गर्म हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि अगर आप काम कर रही हैं तो मैं भी यहाँ पर कोई पार्क में घूमने नहीं आई हूँ, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना सवाल कीजिए, मैं अपना सवाल कर रही जी। हूँ, जिसका जवाब वो देना चाहेंगी वो दे देंगी। बिल्कुल। तो उनको मेरा जो जवाब था वो काफ़ी रूड भी लगा, और ये उनके चैनल पे भी चला था, हमारे चैनल पे भी चला था। मैं उस वक्त सहारा में थी। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं कि मतलब वो एक सीनियर एंकर थी जिन्होंने आपसे कहा। हाँ, देखिए तजुर्बा मुझे लगता है कि क्योंकि हम बहुत समय से उनका नाम सुन रहे हैं, जी, तजुर्बा उनका मुझसे ज़्यादा है। जी, अच्छा, ले- हाँ, मेरे को भी याद आ गया मुझे कोई किस्म का कहा, मुझे याद जी। है। तो अच्छा, आप एक रिपोर्टर हैं, अभी आपकी शिफ्टिंग चल रही है, सब 12-20 होने को हैं, जी, और 2-3 बजे आप निकल जाएंगे घर के लिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बोला आपने। क्यों 4 बजे? 5 बजे तक है। 5 बजे तक ये होती है रिपोर्टिंग, मतलब सुबह 5-4 बजे आई होंगी? नहीं, 4 बजे हम लोग उठते हैं। हाँ, वो 4 बजे उठते हैं, 5 बजे घर पे जाएंगी, मतलब 13 घंटे, मतलब टफ स्केड्यूल हो जाता है। 13 घंटे, मतलब इतना तो मैं काम कर लूँ तो मैं पता नहीं क्या ही बन जाऊँ। 13 आप बहुत घंटे। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, बट नहीं, 13 घंटे बहुत बड़ा टफ हो जाता है। अभी 13 घंटे सो के उतने, मैं तो खुद 6 बजे उठता हूँ, 10 बजे। रिपोर्टर्स की जो जॉब होती है वो टाइम बाउंड नहीं होती है। ये क्या है कि आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आज अगर 13 घंटे हैं तो क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 6 घंटे में फ्री हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आप जिसके पास जा रहे हैं, या देखिए अगर कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए तो रुकना पड़ेगा, और आप चैनल को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि आपकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आप जल्दी चले जाते हैं। अच्छा चारुल, आपके जो आपने इतने टाइम से एक तो जर्नी शुरुआत की, 8-9 साल अपनी पत्रकारिता में बिताए, तो कोई एक मोटिव होगा, मतलब एक होता है ना कि एक मोटिवेशन अंदर से आती है, या हम उससे सामने वाले को किसी को मोटिवेशन मानते हैं, या हमारे अंदर एक मोटिवेशन होती है कि हमें ये काम करना है, तभी इतने टाइम से हम एक चीज़ को कर पाते हैं, पूरे कंटिन्यूसली अपना हार्ड वर्क देके। तो आपकी मोटिवेशन कौन है, या आप किसे अपना मोटिवेशन मानती है? मेरे पास इस मामले में 2 नाम हैं। श्वेता सिंह को मैं बहुत इंस्पायर करती हूँ, बिकॉज़ उनकी जो हिंदी है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें देखूँ, मैं देखती भी हूँ। उनके जो हिंदी के वर्ड हैं, उनका जो बोलने का तरीका है, प्रेजेंटेशन जो है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती हूँ, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बोल पाऊँ, या उनका प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह वो शब्दों को बोलती हैं, एक लाइट मोड में वो जिस तरह बड़ी बड़ी बातें बोल जाती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। और उसके साथ ही चित्रा त्रिपाठी जो हैं, मैं उनकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि कोई सबसे खूबसूरत एंकर मुझे लगती है तो चित्रा त्रिपाठी है। एक्चुअली मैं चित्रा मैम से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, उनसे मिलूंगा तो ये सब जितने भी एंकर्स ने इंटरव्यू दिया है, उन सब ने श्वेता मैम और चित्रा मैम की बहुत तारीफ की है। उन्हें एक क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा चारुल, आपसे मैं एक बात और जानना चाहता हूँ बतौर ह्यूमन बीइंग, कि जब आप पत्रकारिता करती हैं तो कभी एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि हम किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को देखते हैं, तो उस समय क्या फ़ील आता है कि अपना पत्रकारिता का धर्म निभाएं, या जबकि हम उसकी मदद करें? क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है पत्रकार को भी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से ऐसे मीडिया फील्ड में दोस्त बन चुके हैं, और बहुतों को मैंने बोला भी है कि वो गर्भवती महिला का भी एक वीडियो वायरल हुई थी, मतलब नवंबर के महीने में। वो बंदा पत्रकारिता में इतना बिजी था कि उस महिला की हेल्प नहीं कर रहा था। तो
कैसा उस समय क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या दिमाग में चल रहा होता है आपके बतौर एक एंकर, बतौर एक महिला? मैं बताऊं कि अमर, मेरे साथ हमेशा से ये चीज़ रही है कि मैं मीडिया में भी जो मैं आई थी वो उसका एक रीज़न ये भी था कि मैं सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा हूँ। अगर मेरे सामने कोई ऐसी सीन आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि उस वक्त मैं अपनी जॉब भी भूल जाती हूँ, मैं सामने वाले की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। एक छोटा सा वाक़या है जिसका मैं ज़िक्र करूँगी आपके सामने। मैं मेरठ में थी, अपनी फैमिली के साथ यहाँ से मेरठ जा रही थी, और मीनवाइल मेरठ में एक जगह आती है परतापुर। उससे पहले जब आप यहाँ से एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो नीचे एक गाड़ी गिरी थी, स्पीड में थी, और वो जो गाड़ी जो थी वो नीचे जाके गिर गई। तो सब लोग वहाँ पर फोटो कैमरे से उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। एक तो ये वाक्य मेरे को बहुत गलत लगता है आज की डेट में, कि कुछ भी होता है लोग पहले फ़ोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ लगती है, बहुत गुस्सा आता है चीज़। उस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैंने भी वही किया। मैंने भी अपना फ़ोन निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पापा भी शूट कर रहे थे, मम्मी भी शूट कर रही थी। वहाँ इतनी भीड़ थी, सब लोग शूट कर रहे थे। एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं स्टूडियो में होती तो मैं ये वहाँ पर बोलती कि वहाँ पर जो भीड़ थी वो वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना रही थी इंस्टेड कि उन लोगों की हेल्प कर रही। मैंने तुरंत अपना फ़ोन जो था वो अपने पापा को दिया। मैंने कहा पापा आप मेरा फ़ोन पकड़ो। पापा ने कहा तुम क्या कर रही हो? और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मुझे लगता है कि जो लोग मुझे देख रहे होंगे, जो सुनेंगे, वो ये बात जानते हैं कि जो हाईवे होता है, हाईवे यहाँ से तो ठीक जा रहा है, लेकिन जो उसका नीचे वाला एरिया होता है वो स्लैंट होता है, नीचे वाला पोर्शन स्लैंट होता है, खड़ी चढ़ाई जिसे कहें, और उतने अगर आपका पैर फिसल जाए तो आप सीधा नीचे जाए। और ऊपर से साइड से भी खुला होता है, तो साइड से भी गाड़ी बहुत तेज आ रही है। बिल्कुल, तो वो एकदम ऐसे स्ट्रैंड एरिया था, और वो ऐसी जो चढ़ाई थी, मैंने वहाँ से उतरने की कोशिश की। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब मैं उतरी, मेरा पैर बहुत गंदी तरह से फिसला, और मुझे एकदम लगा कि ये क्या डिसीजन ले लिया। बट मुझे ये था कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे ना कि आप बहुत बड़ी अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझ रही थी कि आप नीचे उतर के जाने लगी। बट मेरी हिम्मत जो थी ना वो उस वक्त टूटी नहीं, और मैं वहाँ पे गई। नीचे से एक्चुअली एक लेडी आ रही थी। जब मैंने लड़कों को देखा तब तक तो मुझे ये था कि ठीक है आ जाएंगे, जैसे हम कहते हैं मैन स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट जब मैंने लड़की को देखा तो उनके यहाँ पे हल्का सा ब्लड आ रहा था। उस चीज़ ने मुझे ऐसा फील कराया कि यार मैं यहाँ पे वीडियो कैसे बना सकती हूँ। तो मैं गई और मैंने उनका हाथ पकड़ा, और उस वक्त लोगों को लगा कि हाँ, हम लोगों को भी यही काम करना चाहिए था। उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ। उसके बाद फिर जब मैं उन्हें ऊपर लेकर आई तो मेरे पापा ने उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया था कि अच्छी बात है, मतलब एक मेमोरी के तौर पर कि तुम्हें अगर कभी भी ऐसा लगे कि तुम क्या कर रही हो तो तुमको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि तुम्हारा काम, आप मीडिया में हो या आप किसी भी फील्ड में हो, पहले आप उसकी हेल्प कर लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बहुत कम मिलेगा कि आप उसकी हेल्प कर पाओ। भगवान ना करे कि उस एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाए या कोई मिसहैपनिंग हो जाए। अक्सर मैंने भी एक्चुअली एक्सीडेंट होते हैं, हम भी रास्ते पे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर हल्का से भी किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो लोग तुरंत अपने आप को पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी समझ रहे, गलत लगती है। और आपको भी मैं सलाह देता हूँ, मैं चारुल भी सलाह देंगे कि आप ना ही करें वीडियो, ना ही बनाएं। तो चारुल, आज आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मैं पहली बार किसी एंकर को नाम से बुला रहा हूँ, नहीं तो मैं मैम बोलता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत। इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा, आप, आखिरी सवाल है मेरा कि किस चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाए? कॉमन सवाल है, मैं सबसे पूछता हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ अपनी जगह है, पेरेंट्स अपनी जगह है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जैसे मेरी फैमिली है, मेरा भाई नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं एक बेटे वाला जो रोल है वो निभा सकूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ एक बार चारधाम यात्रा भी करके आ चुकी हूँ, गंगा सागर भी गए हैं, हमने 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए हैं। मतलब फैमिली जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, चाहे आपकी जॉब भी चली जाए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैमिली से ऊपर किसी भी चीज़ को मत रखिए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि अपने माँ बाप के पैर पकड़ लो, आपको किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। आप अपने माँ बाप के पैर पकड़ के चलिए, उनका हाथ थाम के चलिए, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी के पैर पड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएँ होती हैं ना, अगर वो आपके साथ हैं तो फिर आप हर जंग जीत सकते हो। ये एक मूवी का डायलॉग भी था, कभी खुशी कभी गम का। लेकिन इस बात की मैं बहुत देखती, मैं फिल्में नहीं देखता। देखिए, मैं बताती हूँ क्या होता है कि जनरली हम सभी मूवीज़ देखते हैं, लेकिन उनमें से आप किस बात को सीख सकते हो, किस अच्छी आदत को आप अपना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं मूवी नहीं देखता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बहुत कम मूवी देखता हूँ मैं। तो ये थी
न्यूज़ इंडिया की चारुल शर्मा। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।